वेलकम वेलकम आप सभी का वेलकम। तो देखिए ये एच सी वर्मा जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स 2 पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 यानी देखो इस ऑब्जेक्टिव्स में बस 3 ही सवाल है, पर बड़े ही अच्छे सवाल है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और साथ में देखो इस सवालों में क्या है, ये MSQ टाइप सवाल है। MSQ यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अब तक जो हमने सवाल देखे वो MCQ टाइप थे। 4 ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन करेक्ट था, बाकी सब नेगेटिव थे, तो एलिमिनेशन करके हम नेगेटिव को हटा सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि पॉसिबल ये है कि चारों भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। MSQ ये जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो काफ़ी बेसिक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि वो ऑब्जेक्टिव 2 का है, HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ML 1 इन मास -1 इन L यानी लेंथ, तो -2 इन टाइम। ठीक है, मे बी करेक्ट टू। आपको बताना है क्या वर्क डन के लिए ये डायमेंशन करेक्ट है, लीनियर मोमेंटम के लिए ये डायरेक्शन करेक्ट है, प्रेशर के लिए या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो एक एक को सॉल्व करते हैं और टैली करते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका देखो डायमेंशन क्या होगा, 1 इन मास, एक्सेलरेशन है तो 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यानी वो भी क्या है, एक लेंथ ही है, 1 इन लेंथ। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 1 इन मास 2 इन लेंथ -2 इन टाइम। देखो क्या ये मैच हो रहा है, नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी क्या है, लेंथ इंटू टाइम। ठीक है ना, तो इसका तो सीधा हम डायमेंशन लिख सकते हैं कि 1 इन मास 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। ठीक है, 1 इन मास 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। तो क्या ये इससे मैच हो रहा है, नहीं, तो लीनियर मोमेंटम भी नहीं होगा। अब देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब देखो 1 इन मास, एक्सेलरेशन का 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, यहाँ तक सही है। और एरिया कितना होता है, लेंथ का स्क्वायर यानी 2 इन लेंथ। 2 इन लेंथ को ऊपर लेके जाओ तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। अब देखो ये मैच हो रहा है, यानी प्रेशर सही है। अब हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, नाम में ही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी, अब कोई भी एनर्जी ले लो, ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसी स्पेसिफिक दिया है, mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम का v³ देखो ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। दोनों को एक मत करो, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका डायमेंशन तो होगा नहीं, 1 इन मास। ठीक है, अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते, उसका डायमेंशन क्या होगा, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो कुछ इस तरह होगा। वॉल्यूम का 3 इन लेंथ, तो वो ऊपर जाएगा, ये आएगा 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। देखो ये भी मैच कर रहा है ना, तो या इसका तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इस सवाल में प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जवाब होगा C एंड D, है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, MSQ यानी 2 ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन सही मिले। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, जिनके पास एस.सी. वर्मा साहब की बुक्स है वो क्या करे, क्वेश्चन को लिखना शुरू करे या फिर क्वेश्चन को 2 बार पढ़े। तब तक मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो मैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। मे बी इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन यानी डी है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। ठीक है, सवाल को 2 बार पढ़ो, जवाब वहीं पे मिलेगा। देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं हम, क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन ले लेते हैं एक, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन बहुत सभी लोगों को याद होगा, काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन है। ये क्या है, एक करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हम इसका डायमेंशनली देखेंगे करेक्ट आता है या नहीं आता है। तो एस यानी डिस्प्लेसमेंट, उसका होता है लेंथ, 1 इन लेंथ। यू टी, यू क्या है, एक वेलोसिटी है, तो इसका आएगा लेंथ इंटू 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, और टी का 1 इन टाइम प्लस हाफ। हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम और टी स्क्वायर 1 इन लेंथ। देखो ये माइनस टी प्लस टी ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 टी यानी माइनस 2 इन टी और 2 इन टी ये कैंसिल हो गया, 1 इन लेंथ प्लस 1 इन लेंथ। यहाँ पे देखो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो रहा है, यानी एल इज इक्वल टू एल। अब ये नहीं कि देखो ये डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इसे आप 2l में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ये क्या है, डायमेंशन है, तो डायमेंशन का एडिशन एक डायमेंशन ही होगा। तो ऐसा नहीं कि सर ये तो 2l हो गया, बिल्कुल भी नहीं। देखो तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। एक इक्वेशन करेक्ट है, वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट ही होगा, ये तो सही है। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो। अब मैं इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख लेता हूँ,
तो ये तो इनकरेक्ट इक्वेशन है ना, हाफ इससे यहाँ में यूज़ किया है क्या, नहीं किया है हाफ, तो ये क्या है, इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, यानी ये एक इनकरेक्ट इक्वेशन है। अब इसको हम डायमेंशनली देखते हैं कि करेक्ट आता है कि नहीं आता है। 1 in length माइनस टी माइनस 1 in t 1 in t प्लस 1 in length माइनस 2 in t माइनस 2 in t। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस, यानी देखो ये भी करेक्ट आ रहा है। तो डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, पर इक्वेशन ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो ये भी सही बात है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है ना, ये क्या है, इनकरेक्ट है, और डायमेंशन इसका करेक्ट है, ये हो सकता है। अब सी देखो, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी राइट, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन नहीं है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है और इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है तो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकता है, पर अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये सही है। किस तरह, मैं और एक आपको इक्वेशन देता हूँ। एक इक्वेशन है u इक्वल्स टू वी प्लस ए टी, यू इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं, इनकरेक्ट इक्वेशन है। इसका डायमेंशन निकालो, 1 in ईयर माइनस 1 in टाइम 1 in लेंथ माइनस 1 in टाइम, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है 1 in ईयर माइनस 2 in टाइम, टी है 2, ठीक है। देखो ये डायमेंशनल बैलेंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं, डायमेंशनली इनकरेक्ट है और इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, हो सकता है, तो ये भी सही बात है। 1A B और D ये तीनों जवाब सही है, सी गलत है। सी क्यों गलत है, कि जो इक्वेशन डायमेंशनली गलत है वो गलत ही रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सेम है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये है ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी। ऑल क्वांटिटी may be represented dimensionally in term of the base quantity। बी देखते हैं, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी represented dimensionally in terms of the rest of the base quantities।
ऑप्शन सी देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी dimension of a base quantity in other base quantities is always 0. और डी है, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी is never 0 in any base quantity. चेक करो सारे ऑप्शन मैंने जो लिखे हैं वो सही है. ऑल क्वांटिटीज में भी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी. ठीक है, बुक से ही आप देखा करो. तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी. ये तो हमने पढ़ा है, ये तो डेफिनेशन ही है, तो ये तो सही है. किसी भी क्वांटिटी को हम बेसिक क्वांटिटीज के उसके साथ डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम इसे क्या कहते हैं, सीधा हम इसे क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं. मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, फिर मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम हो गया, और फिर डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो सही बात है. फिर दूसरे देखिए क्या बोल रहे हैं, a base quantity cannot be represent dimensionally in terms of the rest of the base quantity. ये सही बात है. अगर एक बेस क्वांटिटी आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ ले लिया, इस बेस क्वांटिटी को कोई भी दूसरी क्वांटिटी में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? ऐसा है क्या कि मैं लेंथ को टाइम के फॉर्म में लिख दूँ, या टाइम को लेंथ के फॉर्म में लिख दूँ, टाइम को केल्विन के फॉर्म में लिख दूँ, क्योंकि टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी मानी जाती है, या फिर मैं टाइम को मास में लिख दूँ? हो सकता है कि बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो ये भी क्या है, इक्वेशन करेक्ट है. बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज. ठीक है, अब सी देखो, अ डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0. डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0. फॉर एग्जाम्पल एक बेस क्वांटिटी है Ln1, तो अदर क्वांटिटीज़ को मैं 0 लिख सकता हूँ इसके साथ. ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये भी L1 ही का कहलाता है, और ये इसको भी L1 ही कहलाता है. ठीक है ना, तो अदर बेस क्वांटिटीज़ को के पावर को 0 लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वही आ जाएगा. ठीक है ना, समझने के लिए लिखो. अगर T1 है, ठीक है, 1 इन टाइम है, तो उसके साथ मैं लेंथ 0 लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है? मास 0 लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके यही आएगा. ठीक है ना, तो ये भी सही है. द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0 लिख सकता हो. अ डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, डी ऑप्शन देखो, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटीज. तो ये हो जाएगा गलत. पढ़ो इसे 2 बार. इसे कहना क्या चाह रहा है कि देखो क्या होता है, किसी भी बेस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, किसी भी बेस क्वांटिटी की बात हो रही है, किसी भी बेस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ. इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ. बेस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए किसी भी डिराइव क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है. इवन किसी भी बेस क्वांटिटी की भी ज़रूरत नहीं है. अगर मैं लेंथ लूँ, इसको डिराइव करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी है ही नहीं, वही बेस क्वांटिटी है, उसे किसी अदर फॉर्म में डिराइव नहीं किया जा सकता. तो डी क्या होगा, गलत होगा. द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर 0
in any base quantities, dimension of a derived quantities is never 0 in any base quantities। ठीक है, ये होगा गलत, सही है ए बी एंड सी। तो होप तीन ही क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव 2 में, काफ़ी अच्छे थे, एमएसक्यू टाइप के थे। आई होप आपको तीनों एमसी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा हुआ टाइम, अगर ज़्यादा लगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एच.सी. वर्मा सर के क्वेश्चंस आप रिलेट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, और मैं भी आपको खुद अच्छी तरह समझ के दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज में एच.सी. वर्मा सर के चैप्टर 1 में। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।